गुड मॉर्निंग क्लास। सो लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कितने टाइप्स की होंगी? 4 टाइप्स की होंगी, जिसमें कि जो हम फर्स्ट आज पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नाम से क्या पता चल रहा है? देखिए रिलेटिव का मतलब हम किससे रिलेट करते हैं केमिस्ट्री में? हाँ, एज कंपेयर टू। अगर हम किसी से कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पर हम किसको यूज करते हैं? टर्म को रिलेटिव। It means on the basis of comparison when we define anything that is known as relative. First thing, just like आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए। ये क्या है? छोटा सा है, लेकिन इसके रिलेटिव में ये क्या है? बड़ा है। ये है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब जब हम किसी भी चीज को किसी के कंपैरिजन में डिफाइन करते हैं दैट इज नोन एज रिलेटिव। जो हमारा टॉपिक का नाम है वो क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फिलहाल रिलेटिव समझ में आ गया। अगर लोअरिंग का भी बात समझ में आ जाए तो हमारा काम हो जाए, क्योंकि वेपर प्रेशर का क्या कॉन्सेप्ट है हमें बहुत अच्छे से मालूम है। बस समझना कि इसको अब लोअरिंग, लोअर का मतलब यहाँ पे क्या है? डिक्रीमेंट से है। यानी कि जब कुछ ऐसा काम किया जाए, क्या करेंगे आगे डिस्कस होगा, कुछ ऐसा करें कि इसकी किसी भी सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर क्या हो जाए? डिक्रीज कर जाए एज कंपेयर टू प्रीवियस। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि मेरे पास जो स्टार्टिंग सॉल्यूशन था, ठीक है, या लिक्विड थी, जो भी था, उसका वेपर प्रेशर लेट से मेरे पास कितना आया था? 100 टोर आया। कितना आया? 100 टोर। अब हम चाहते हैं कि इसमें लोअरिंग आए, यानी कि इसके वेपर प्रेशर कम हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? कुछ ऐसा मिक्स करना होगा जिससे कि इसकी वेपर प्रेशर लेस देन 100 हो जाए। 99 हो सकता है, 98 हो सकता है, 90 हो सकता है, 70 हो सकता है, दैट डजंट मैटर। द कंडीशन इज दैट शुड बी लेस देन 100। ठीक है, तो एग्जैक्ट हम करेंगे क्या? यहां पर हम कुछ ऐसी चीजों की मिक्सिंग करेंगे जिसकी मिक्सिंग होने के बाद जो वेपर प्रेशर होगा वो प्रीवियसली वेपर प्रेशर से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? तो यही चीज एक्चुअली हमें यहां पर टोटल पूरे आज के लेक्चर में बस यही चीज हमें सीखना है। देखिए कैसे। मान लीजिए मेरे पास 2 डायग्राम है, हम पूरा नहीं बनाएंगे, बस आपको मतलब समझ में आ जाए उतना। हम सरफेस के पार्टिकल्स बनाते हैं। ये सारे सरफेस के पार्टिकल्स हैं, राइट। एक और बना लीजिए। कुछ ऐसे। अब ऐसे इसमें भी सरफेस के पार्टिकल्स होंगे। नीचे भी ढेर सारे पार्टिकल्स होंगे। हम पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है, सब पूरा फील्ड होगा। बात जो हमें समझनी है वो इतनी सी है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ऊपर सरफेस पे, वेपर इन्हीं का बनता है, राइट ना? हाँ, तो अब हमें ये बताइए कि इस सरफेस पे कौन कौन से पार्टिकल्स होंगे? सॉल्यूट के, सॉल्वेंट के, या दोनों के ही? नहीं, आप ऐसे बता ही नहीं सकते। पहले तो आपको पूछना पड़ेगा सर आप हमें ये बताइए कि जो लिक्विड आपने लिया सॉल्यूट सॉल्वेंट, वो मिसिबल है या नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बड़ा सोचिए। अब पहले की तरह नहीं सोच सकते कि हाँ सॉल्यूट सॉल्वेंट होगा। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अगर वो इमिसिबल है, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे, उस केस में यहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन होगा? जिसकी डेंसिटी कम होगी, या तो सॉल्यूट या तो सॉल्वेंट। दूसरा तरीका भी था हमारे पास, मैकेनिकली स्टिरर लगा के उसको हम हमेशा रोटेट कराते रहें तो हमें सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों ही मिलेंगे। बात समझ आ रही है? अगर हम बात करें किसकी? मिसिबल लिक्विड्स की, तो बताइए इसमें सॉल्यूट होगा या सॉल्वेंट? हाँ, दोनों ही होंगे, क्योंकि दोनों तो मिक्स हो गए ना। कुछ पार्टिकल सॉल्यूट के, कुछ पार्टिकल सॉल्वेंट के। मान लीजिए ये सॉल्वेंट वाले हमारे रेड हो गए और सॉल्यूट वाले ग्रीन, येलो जो भी दिख रहा, सॉरी ग्रीन ब्लू जो भी आपको दिख रहा हो,
ऐसे कुछ मान लेते हैं। अब हमें ये बताइए वेपर किसका बनेगा, ये जो रेड कलर का है उसका या ब्लू कलर का है उसका? एक्चुअली दोनों के ही बनेंगे, क्योंकि दोनों अगर हमारे वोलेटाइल हैं तो दोनों के ही लिक्विड के वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी इसका वेपर बनेगा, इसका वेपर बनेगा, इसका। यहाँ जो वेपर इकट्ठा होगा इसमें ए का भी होगा और बी का भी होगा, यानी सॉल्यूट के भी वेपर होंगे और सॉल्वेंट के भी। एक केस और हो सकता है, सोचिए क्या, अगर इसमें से कोई एक कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल हुआ तो, हाँ ध्यान समझिएगा, अगर ये जो कंपोनेंट है रेड ब्लू, इसमें से अगर हम ये कह दें कि ब्लू वाले नॉन वोलेटाइल है, यानी कि आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, नॉन वोलेटाइल वो होता है ना जिसका वेपर बनेगा ही नहीं। अगर ब्लू वाले नॉन वोलेटाइल है तो यहां जो वेपर बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका रहेगा, हाँ रेड वाले का रहेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसी का वेपर बन रहा है। ये बात और है कि इसका भी वेपर बन सकता था क्योंकि ये सरफेस पे था, लेकिन सिर्फ सरफेस पे रहने से नहीं होगा, उसके अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि उसके पार्टिकल्स लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, तभी तो उसको वोलेटाइल बोलेंगे। अगर वो वोलेटाइल नहीं है, यानी कि आप कुछ भी कर लीजिए, आप इसको उठा के यहाँ से यहाँ भी लेके आइए तो भी उसका वेपर नहीं बनेगा। तो ये तो रहा कि जब दोनों वोलेटाइल हैं। अब मान लेते हैं इसमें कुछ कलर फिलिंग कर लेते हैं। देखिए आप किसी को भी रेड कलर करिए, किसी को कोई कलर करिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। यहां जो सरफेस है, इस सरफेस पे सॉल्यूट के भी पार्टिकल्स हैं और सॉल्वेंट के भी। अब हम मान लेते हैं इसमें जो रेड कलर का है वो वोलेटाइल है, ठीक है, और जो ब्लू कलर के हैं दीज आर नॉन वोलेटाइल। आप किसी को भी मानिए, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। ये डायग्राम भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहे हैं हम। देखिए अब क्योंकि रेड वोलेटाइल है तो रेड का तो वेपर बनेगा, अब हमें ये बताइए क्या इस ब्लू जो कि नॉन वोलेटाइल है, सरफेस पे तो है, लेकिन क्या इसका वेपर बनेगा? नहीं बनेगा। रीजन, इट इज नॉन वोलेटाइल। अब हमें यह देखिए यहां पर जब हमारे दोनों के ही वेपर बन रहे थे, यानी कि जब दोनों के दोनों ही क्या थे, ए और बी दोनों ही वोलेटाइल थे, ए और बी दोनों ही वोलेटाइल थे, उस केस में यहां पे वेपर किस इसका मिला? हाँ सभी पार्टिकल्स का मिला, सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी। तो हम यहां से ये जितने भी पार्टिकल सरफेस पे थे सबके वेपर मिले। तो यहां वेपर ज्यादा होगा कि यहां वेपर ज्यादा होगा? यहां वेपर ज्यादा होगा। अगर यहां वेपर ज्यादा है तो यहां का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कि यहां का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? हाँ यहां का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। हम इसको डिनोट करेंगे पी नॉट, याद है मैक्सिमम जिसे डिनोट करते थे? हाँ कहीं भी पी नॉट ऐसे ऊपर लिखा हुआ भी मिल जाएगा और कहीं कुछ जगह पे आपको पी नॉट ऐसे नीचे लिखा हुआ भी मिल जाएगा, तो उससे आपको परेशान नहीं होना है, दोनों का मतलब सेम है। पी नॉट का मतलब प्योर केस में, यहाँ पे प्योर का मतलब क्या है कि जो भी पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के हो या सॉल्वेंट के, दोनों ही वोलेटाइल हैं, ठीक है। यहाँ पर हम पी नॉट यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों ही पार्टिकल्स वोलेटाइल नहीं हैं, एक वोलेटाइल और एक वोलेटाइल नहीं है, तो हम इसको पी एस से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? पी एस, ये नया सॉल्यूशन बना उसका, या फिर आप इसको पी सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं या पी सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। तो जनरली आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगी, कौन सी? पी एस। या फिर कई बार आपको ऐसा देखने को भी मिल जाएगा पी डैश लगा हुआ, तो बात वही है, जहां पे पी नॉट आ गया वो ओरिजिनल है, यानी कि उसमें दोनों ही पार्टिकल्स वोलेटाइल हैं। अगर इसके साथ डैश है या पी एस है या ऐसा कुछ लिखा है तो उस सॉल्यूशन की बात हो रही है जिसमें कि एक कंपोनेंट तो वोलेटाइल है, दूसरा कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल है। बात यहां तक क्लियर है? चलिए तो अब बस देखिए
प्रीवियसली इनिशियली जब मेरे पास स्टार्टिंग में था उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा था, बाद में जो बना उसका वेपर प्रेशर कम हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने इसमें क्या मिक्स कर दिया, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स को मिक्स कर दिया। क्लियर है? तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं फिर लिखते हैं। हम यहाँ से लिख सकते हैं पी नॉट, या फिर ऐसा लिखा हुआ पी नॉट विल बी ग्रेटर देन, हाँ ये प्योर वाला है ना, इसमें दोनों ही वोलेटाइल है कंपोनेंट्स, तो दोनों के वेपर होंगे, तो दोनों का मिलने के बाद वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा, विल बी ग्रेटर देन द PS। ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं, पहली चीज़। अब हमें ये देखिए, मेरे पास स्टार्टिंग में इतना था, बाद में कम हो गया, तो क्या मेरा वेपर प्रेशर रिलेटिवली मेरे स्टार्टिंग और लास्ट वाले पॉइंट में कंपैरिजन करके अगर हम देखें तो मेरा वेपर प्रेशर लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। चलिए अब वापस से आते हैं नोट्स पे अपने, देखते हैं। देखिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP, मेरे पास दो डायग्राम है, वही सेम टाइप के डायग्राम यहाँ पे बनाए गए हैं, देख लीजिए। इसमें दोनों ही पार्टिकल्स, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जितने भी पार्टिकल्स हैं सब के सब क्या है, वोलेटाइल है, सबका वेपर बनेगा और यहां पर सबके वेपर इकट्ठे होंगे। ठीक है, यहां पर देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो रेड कलर के दिख रहे हैं, जिसको हम कलर नहीं किए हैं, इनका तो वेपर बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं। लेकिन ये जो डार्क कलर ब्लू कलर के दिखाए गए हैं, ये बताया गया कि ये क्या है, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स है, इसलिए इनका वेपर नहीं बनेगा। देख के बता सकते हैं इसमें वेपर ज़्यादा बनेगा, इसमें वेपर कम बनेगा, क्योंकि वेपर लगातार कम हो रहा है। इसलिए इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। समझ में आ गया है? चलिए आगे देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, वो भी सॉल्यूट कैसा रहेगा, आप इसी के साथ ऐड कर लीजिएगा, सॉलिड। व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड, जब हम कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉलिड का सॉल्यूट ऐड करते हैं टू अ प्योर सॉल्वेंट, किसमें, प्योर सॉल्वेंट में, देन इट्स वेपर प्रेशर इज डिक्रीज्ड, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि अब हम उस वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं जिस सॉल्यूशन में एक तो वोलेटाइल कंपोनेंट है सॉल्वेंट, दूसरा क्या है, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है जो कि है सॉल्यूट, विल ऑलवेज बी लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। जो प्योर लिक्विड की वेपर प्रेशर होगी उससे वो हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। रीजन, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स के आने की वजह से वेपर कम बनेगा। क्लियर है? सो यही चीज लिखा है, पी नॉट इज ग्रेटर देन PS, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं सर PS इज लेस देन P नॉट। जो सॉल्यूशन में हमें मिला वेपर प्रेशर वो छोटा है एज कंपेयर टू ओरिजिनल, यानी कि प्योर कंपोनेंट में। सो इनिशियली हमारे पास तो प्रेशर ज़्यादा था, बाद में ये प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। दैट इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आगे देखिए क्या लिखा है, दिस डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट ऑन एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज नोन एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्योंकि हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जिसकी वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, कम हो गया, इसी को हम क्या कहते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। देखिए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा P से। कितना लो हुआ, मान लीजिए मेरे पास स्टार्टिंग में 100 था, बाद में 99 हो गया, तो कितना लो हुआ, 1 यूनिट कम हुआ। अब यूनिट देख लीजिएगा, टॉर, mm, जो भी दिया रहेगा उस हिसाब से डील करेंगे। बात समझ में आई? तो हम डेल्टा चेंज अगर निकाल लें किसमें, इनिशियल माइनस फाइनल में,
क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल को अगर हम चेंज निकाल लें तो हमें वहां से क्या मिल जाएगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये ध्यान रहे, ये रिलेटिव लोअरिंग नहीं है, दिस इज ओनली लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में कितना डिक्रीमेंट आया सिर्फ ये बता रहा है, कितना आएगा, पी नॉट, इनिशियल पी नॉट माइनस फाइनल पी एस। क्यों, क्योंकि पी नॉट बड़ा था पी एस से, सिर्फ इसलिए क्योंकि पी नॉट बड़ा था पी एस से। अब हमें रिलेटिवली निकालना है, रिलेटिव का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कंपेरिजन, जो मेरे पास स्टार्टिंग में था उससे कंपेयर करना है। हम क्या करेंगे, जो मेरे पास स्टार्टिंग में था उससे इसी को डिवाइड कर देंगे। यानी कि देखिए जो मेरे पास ये चेंज आया था, इसी चेंज को जब हम स्टार्टिंग वाली वैल्यू यानी प्योर कंपोनेंट से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखिए पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट, दिस इज नोन एज relative lowering in vapor pressure, RLVP. The value is P naught minus PS upon P naught. Clear है? ओके, अब देखिए जो डायग्राम हम बनाए थे उस डायग्राम को एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे कुछ कंपोनेंट्स थे, इस कंपोनेंट्स में कुछ ऐसे कंपोनेंट थे जिनका वेपर नहीं बन रहा था, जो कि नॉन वोलेटाइल टाइप थे। मान लीजिए ये है, तो यहां जो वेपर बनेगा उस वेपर का जो प्रेशर अगर हम निकालें तो बताइए क्या होगा, पी नॉट ए की कंपोनेंट यानी जो हाँ वोलेटाइल हैं। अब हम ए और बी नहीं लिखेंगे, बस हम लिखेंगे पी नॉट, जो कि वोलेटाइल है, उसके प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ। दीजिए इसमें कौन सा कंपोनेंट वोलेटाइल था, कौन सा नॉन वोलेटाइल, याद है, हाँ जो सॉल्यूट है दैट इज नॉन वोलेटाइल। तो ये इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं होगा क्योंकि इसके पार्टिकल्स यहाँ पे वेपर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो कौन सा कर रहे हैं, सॉल्वेंट के। सो पी नॉट ऑफ द सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यहां पर जो हम आगे लिखते थे याद है, राउट्स लॉ के हिसाब से फिर से हम लिखते थे पी नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी लिखते थे। ये क्यों नहीं लिख रहे हैं हम, क्योंकि आप ऐसे देखिए ना, यहां पर पी नॉट अगर वो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है तो उसका वेपर बनेगा, नहीं बनेगा, यानी कि कितना वेपर हो गया, जीरो। अगर हम यहाँ पे जीरो लिख के मल्टीप्लाई करें तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, जिसको ऐड करने का हमें कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। इसीलिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में जब हम P की वैल्यू निकालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हम उस सॉल्वेंट के साथ डील करेंगे जिसका वोलेटाइल कंपोनेंट होगा। क्लियर है? तो देखिए P की वैल्यू क्या मिल गई हमें, P नॉट ऑफ एक्स सॉल्वेंट। देखिए ये लिखा गया है PS। PS क्या है, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। जो सेकेंड फेज में हमें मिला है उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना आएगा, P नॉट ऑफ एक्स सॉल्वेंट। अब हमें रिलेटिव लोअर वेपर प्रेशर निकालना है। देखिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP की वैल्यू अभी पीछे हमने कैलकुलेट किया था कितना, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, ये आया था। अब हम क्या करेंगे, यहां पर वैल्यू को पुट करते हैं। देखिए P नॉट को तो हम P नॉट ही लिख देते हैं, माइनस PS की वैल्यू अभी कैलकुलेट किए थे तो कितना आया था, हाँ P नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अपॉन P नॉट लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए यहां भी P नॉट है, यहां भी P नॉट और यहां भी P नॉट है। हम P नॉट कॉमन कर लेते हैं। अगर हम P नॉट यहां से कॉमन करें तो देखिए यहां क्या बचेगा, ये सब छोड़ दीजिएगा, यहां से 1 माइनस यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बचेगा अपॉन नीचे क्या है, सिर्फ
पी नॉट है। अगर हम पी नॉट से पी नॉट कैंसिल कर दे तो देखिए क्या बचा हमें, हाँ क्या बचेगा, बस रुक जाइए, देखिए हमें क्या मिला, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आर एल वी पी इज इक्वल टू, ये पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो गया, क्या मिला 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू कितनी होती है 1। तो देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 2 इज इक्वल टू 1। अगर हमें 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, यानी कि अगर हम इस 1 x2 को इधर लेके जाएं तो हमें क्या मिलेगा, x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2 मिलता है ना। ये देखिए वही चीज लिखा है 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्या हम यहाँ पर आर एल वी पी की वैल्यू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि 1 माइनस सॉल्वेंट की वैल्यू ही होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये है हमारे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का एग्जैक्ट मतलब। अभी आगे इसके बहुत सारे हमें अलग अलग टाइप के फॉर्म मिलेंगे जो कि हम यूज भी करेंगे, लेकिन एग्जैक्ट यही है, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की वैल्यू हमेशा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के ही इक्वल आएगी। अगर कभी हमसे पूछ ले तो हम डायरेक्ट भी कैलकुलेट करके बता सकते हैं। अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पता है तो हम कह सकते हैं कि उसकी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी इतनी ही आएगी, कर सकते हैं। चले आइए एक बार देख लीजिए, देखिए पी नॉट में से पी नॉट को अपने कॉमन के लिए पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, क्या बचा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो कि किसी इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमें, हाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, काई। देखिए n सॉल्यूट, अब हम क्या किए हैं, देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम आगे डिफाइन करेंगे। अब देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या बनता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, यही बनता है ना। तो देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम क्या लिख सकते हैं, n सॉल्यूट, इट मींस मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। से टोटल मोल्स क्या होंगे, हाँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे ही तो करते थे। देखिए चलिए एक नया पेज लेके फिर से बता देते हैं। मेरे पास इसमें A के 3 मोल्स हैं और B के लेट्स से 5 मोल्स हैं, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ A यानी काई A की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, जितने उसके मोल होते हैं यानी कि 3 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, 3 प्लस 5 यानी कि 8, ऐसे लिखते थे। ऐसे B के लिए क्या आता है 5/8, यानी एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, जिसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स ऊपर और नीचे में टोटल मोल्स, ये लिखते हैं। बस यही चीज हमने यहां भी लिखा। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के लिए डिफाइन कर रहे थे ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। टोटल मोल्स किससे बने हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। सो मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज हमारे यहां पे जो केस बनेगा उसमें जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा, चलिए आगे देखिए, इसको हम इरेज कर देते हैं क्योंकि मोल्स ऑफ सॉल्यूट n सॉल्यूट विल बी लेस 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 एंड सो मच लेस देन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इतना ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मोल ऑफ सॉल्यूट कि हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट के जगह पर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के जगह पर हम सिर्फ और सिर्फ क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं। यानी सिंपली हमने इसको क्या कर दिया, नेग्लिजिबल बना लिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि मोल्स ऑफ सॉल्यूट इतना कम है, यानी कि मेरे पास 4 लीटर पानी है और उसमें मैंने 2 ग्राम सॉल्ट मिक्स किया। कितना, 2 ग्राम सॉल्ट। तब हमें बताइए कि उस सॉल्ट से पूरे पानी में कितना टेस्ट बढ़ेगा, कुछ नहीं बढ़ेगा ना। मेरे पास तालाब है, उस तालाब में मैंने 1 किलो जाके सॉल्ट फेंक दिया,
1 किलो नेग्लिजिबल तो नहीं है, लेकिन आप पूरे तालाब के कंपैरिजन में अगर 1 किलो सॉल्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो हम मान लेंगे कि सॉल्यूट इतना कम है कि हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के सम को किसके इक्वल कर दें, सॉल्वेंट के इक्वल कर दें। बात समझ में आ गई। तो हम क्या करेंगे, अब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट की जगह पर सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अभी जो हमारा फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो उसके जगह हम क्या लिख देंगे, सिर्फ और सिर्फ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिख देंगे, लिख सकते हैं। अच्छा, हम जो सॉल्यूट सॉल्वेंट को नंबर देते हैं वो क्या है, 1 2। सॉल्यूट को हम क्या देते हैं, 1। क्या हम इसको N1 लिख सकते हैं। सॉल्वेंट को कौन सा नंबर देते हैं हम, 2। हम क्या लिख सकते हैं, N2। अगर आप बुक की लैंग्वेज से चलेंगे तो बुक में सॉल्यूट को 2 दिया जाता है और सॉल्वेंट को 1, तो बुक में आपको N2 अपॉन N1 लिखा हुआ मिल सकता है। आपको परेशान नहीं होना, आपको N2 N1 के चक्कर में भी नहीं पड़ना है, बस आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि ऊपर सॉल्यूट है और नीचे सॉल्वेंट। हम N1 को सॉल्यूट मानते हैं, 11th में भी इसी हिसाब से हम आगे बढ़े थे, इसलिए हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे हिसाब से N1 अपॉन N2, बुक के लैंग्वेज में N2 अपॉन N1 है, तो आपको उसको देख के बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो ये तो रही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात। इसी को एक और फॉर्मूले में कन्वर्ट किया जा सकता है, देखिए कैसे। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को वैसे ही रहने देते हैं, देखिए यहां लिखते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, सॉल्यूट को एस के बजाय हम क्या लिखते हैं, अब 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल के फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को हम क्या लिख सकते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ W2 से करते हैं, अपॉन मोलर मास। इसका मोलर मास कहां चला जाएगा, ऊपर MM2। MM2 क्यों लिखे, क्योंकि वो सॉल्वेंट का था ना, इसलिए इनटू। अब देखिए, अब यहां इनटू की क्या जरूरत है फिलहाल, अगर हम ऊपर नीचे 1000 का मल्टीप्लाई कर दे, इट मीन्स ऊपर भी 1000 का मल्टीप्लाई करते और नीचे का भी, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब हमें बहुत ध्यान से देखना है, ये जो N1 है, ठीक है, आप चाहे तो इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लीजिए। देखिए हम यहां लिख लेते हैं, N1 को भी हम क्या लिख सकते हैं इसी तरह, W1 अपॉन मोलर मास। उसका मोलर मास को MM1 लिखेंगे और वो कहां चला जाएगा, नीचे जाएगा ना। यहां लिखते हैं, रुक जाइए, RLVP, पीछे N1 आया था, N1 को हम क्या लिख सकते हैं, W1 अपॉन MM1 लिख सकते हैं, इनटू W2। अभी हम 1000 का मल्टीप्लाई किए थे, ऊपर क्या आया था, MM2 आया था, हम दोनों के तरफ 1000 का मल्टीप्लाई किए, ऊपर और नीचे। क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर हम ध्यान से इस पूरे फॉर्मूले को चेक करेंगे तो हमें एक फॉर्मूला दिखेगा, किसकी, मोलैलिटी की। किसकी, मोलैलिटी, स्मॉल m। फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, W1 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि MM1 इंटू W2 सॉल्वेंट। देखिए ये डिटेल कहीं आपको दिख रहा है, जो जो दिख रहा है हम उसको सर्कल करते। देखिए ये आएगा, ये आ जाएगा, और क्या चाहिए हमें, W2 चाहिए, ये मिलेगा, और MM1 ये मिलेगा। यानी हम इन चारों को हटा के सिर्फ और सिर्फ क्या लिख सकते हैं वहां पर, स्मॉल m, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, मोलैलिटी को। तो हम सब हटा के क्या लिख लिए हम, मोलैलिटी। ऊपर से सब हट गया तो क्या बचा, सिर्फ मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्वेंट को, अपॉन नीचे क्या बचा, 1000। ये फॉर्मूला क्यों बनाया गया है, कई बार हमें रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के साथ साथ मोलैलिटी पूछ लेता है, तो उस केस में हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आपको देखना है ये फॉर्मूला आया कैसे।
अगर हमसे कोई दे दे कि आप ये प्रूव करके दिखाइए, तो आपको ध्यान रखना है कि हम 1000 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज आ जाएगी। बात क्लियर है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP कैलकुलेट कर रहे हैं, वो वैल्यू एकदम एग्जैक्ट नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हम क्या मान के चलते हैं, N2 इज मोर ग्रेटर देन N1, और बाद में हम N1 को क्या कर रहे हैं, 0 कर दे रहे हैं, यानी कि नेग्लिजिबल मान ले रहे थे। याद है? हाँ, इसीलिए ये वैल्यू एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं देगी। तो डेसिमल में डिफरेंस आपको आंसर में मिलता रहेगा। बात समझ में आ गई? कुछ बुक्स में आपको RLVP का जो फॉर्मूला मिलेगा, दैट विल बी N1 अपॉन N1 प्लस N2, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि इसमें उसने N1 को इग्नोर नहीं किया है, लेकिन हमारी NCERT की बुक में इसको नेग्लिजिबल माना गया और वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या दिया गया है, N1 अपॉन, इस N1 को इतना छोटा मान लिया गया कि हम 0 मान लेंगे, और 0 मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हटा देंगे और क्या मिल जाएगा, ये N1 अपॉन N2। बात समझ में आ गई? चलिए, बात समझ में आ गई तो अब वापस से लौटते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए आगे दिया फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, किसके लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए N सॉल्यूट इज लेस देन N सॉल्वेंट, यानी जो सॉल्यूट की मोल्स हैं वो बहुत ही कम हैं एज कंपेयर टू सॉल्यूट, तो हम क्या करेंगे, उनको नेग्लिजिबल मान लेंगे। क्या करेंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे, जिससे क्या होगा, N सॉल्यूट प्लस N सॉल्वेंट की वैल्यू किसके सिमिलर हो जाएगी, N सॉल्वेंट के। ध्यान रहे ये सिमिलर का सिंबल है, इक्वल नहीं, सिमिलैरिटी है, यानी कि हमने मान लिया कि दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्लियर है? चलिए आगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला अब क्या बन जाएगा, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। उसी चीज को आगे उसी चीज को आगे दिया गया है इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करके, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, इस पार्ट को पूरे सॉल्व करके क्या बनाया गया, देखिए रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू M क्या है, मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम MM2 लिख सकते हैं, अपॉन 1000। इसको कई बार कुछ जगहों पर RLVP को ऐसे लिखा हुआ आपको मिल सकता है, क्या, मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट को MW/MW2 ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है, अपॉन 1000। तो बस सिंपल है, ये W2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्वेंट को। अगर यहां पर MW1 लिखा रहता तो भी ये सॉल्वेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, उनकी कोडिंग अलग है, हमारी कोडिंग अलग है, हमें उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हम क्या करेंगे, पूरे फॉर्मूले को डिराइव करने के बाद नीचे मेंशन कर देंगे वेयर M रिप्रेजेंट्स मोलैलिटी, MM2 लिखा अगर आपने तो आप लिखेंगे दैट रिप्रेजेंट्स मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, एंड 1000 को तो कोई डिफाइन ही नहीं करता। क्लियर है ये? फिर नोट पॉइंट है, इट इज वैलिड ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। आप वीडियो को तुरंत पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद आप अपने आंसर को मैच करेंगे। दिया क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.85 बार। हाँ, प्योर बेंजीन की वैल्यू दी हुई है 0.85 बार, राइट। सो हमें P0 की वैल्यू दिया है, दैट इज 0.85 बार। आपने कर लिया होगा, हाँ हमें पूरा भरोसा है आपने कर लिया होगा। देखिए नेक्स्ट देखिए,
अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम, जब हम इसमें ऐड करते किसको, और सॉल्यूट को, W1 कितना 0.5 ग्राम, when added to 39 ग्राम ऑफ बेंजीन विद द मोलर मास 78 ग्राम। ठीक है, हमें W2 भी दिया गया है, कितना 39 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी दिया है MM2 कितना 78 ग्राम पर मोल। और क्या दिया है देखिए, ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देन इज 0.845। हमें वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, यानी कि हमें PS भी दिया है 0.845। हमसे पूछ रहा है कि मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट यानी कि MM1 हमें निकालना है। बस इतनी छोटी सी बात है, यही करना है। चलिए देखिए, बस तो रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या होता है, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू, क्या हो रही है, ठीक है, जो डिटेल्स दिए गए हैं उसके हिसाब से अगर हम रखें तो देखिए क्या हो जाएगा, N1 अपॉन N2, ये फॉर्मूला हमें मालूम है, इसी पे हम सॉल्व करेंगे। देखिए P0 की वैल्यू कितना दिया था, 0.85, यही दिया ना, हाँ 0.85 माइनस PS की वैल्यू दिया है 0.845 अपॉन 0.85। अब देखिए हमें N1 की वैल्यू दिया है तो N1 निकालना पड़ेगा। तो देखिए N1 की वैल्यू क्या होती है, W1 अपॉन MM1, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। तो मास ऑफ सॉल्यूट दिया है हमें 0.5 ग्राम एंड मोलर मास हमें निकालना है। ठीक है, हम इस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, 0.5 अपॉन है तो अपॉन वाला टर्म कहाँ चला जाएगा, नीचे, MM1 इंटू N1 अपॉन N2। N2 की वो फॉर्मूला भी देख लीजिए, इसी फॉर्मूले पे सॉल्व कर लीजिए ना। देखिए N2 की वैल्यू क्या आएगी, W2 कितना है 39 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना दिया है इसका 78 ग्राम, आई थिंक इतना ही दिया है, देख लीजिए एक बार, 39 ग्राम एंड कितना दिया है 8 ग्राम, नहीं 78 ग्राम, हाँ सही है, चेक करिए कितना 39 एंड 78 ग्राम। ठीक है, तो आई थिंक ये डिविजिबल होगा, इसको डिवाइड कर देंगे 1/2 आएगा, यानी कि जितना वैल्यू होगी 0.5, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे अब 0.5। ये वैल्यू किसकी है, N2 की। बस और कुछ हमें करने की ज़रूरत भी नहीं है अब तो, बस ये सॉल्व हो गया। देखिए 0.5 से 0.5 कैंसिल हो गया, उधर क्या बचा, कुछ नहीं बचेगा, 1 अपॉन MM1 बचेगा ना। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये देखिए कितना हो जाएगा 0.005, क्या बचेगा 0.005 अपॉन 0.85 इज इक्वल टू 1 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये इरेज कर देते हैं। अब हमें क्या करना है ना, सबके डेसिमल को हटाना है। इसके डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो जाएगा, सो डैट विल बिकम 5 इंटू 100। यहाँ लिख 5 इंटू 100 अपॉन, ये नीचे वाला का तो हटा दिया हमने, अब ऊपर वाले को हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 85 इंटू कितना 30, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन मोलर मास MM1। अब देखिए यहाँ से पहले तो 00 से 00 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर भी 1 जीरो बचेगा, 5 से उसको भी कैंसिल करेंगे 2 हो जाएगा। तो यहाँ से में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1 अपॉन 170, 1 अपॉन
170 इज इक्वल टू 1/mm1। फिर यहाँ से सॉल्व करके mm1 की वैल्यू देखेंगे तो कितना आ गया। सॉल्व क्या करना है तो आपको यहाँ से दिख भी रहा है, कंपैरिजन करेंगे तो कितना आएगा 170 आ जाएगा। देखिए आंसर इतना ही आया हुआ है, दैट विल बी 170 ग्राम पर मोल। कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यूरिया needs to be dissolved in 100 gram of water in order to decrease the vapor pressure of water by 30%. what will be the molality of the solution। लेट नहीं हो रहा, नहीं तो फिर आपकी कंप्लेन आएगी। 40 मिनट्स हो गए। अब हम एक काम करते हैं, हम सिर्फ आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हैं और आप अब खुद घर पे ट्राई करेंगे। अगर इशू होगी तो आप बताइएगा, हम आगे इसको सॉल्व कर देंगे। हमसे पूछा जा रहा है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितना मिक्स करेंगे कि 30% वो कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा 70%। तो हम मान लेंगे कि जो मेरा ओरिजिनल प्रेशर था प्योर वाला वो कुछ भी 100 mmHg मान ले सकते हैं, तो फिर PS कितना हो जाएगा 70 mmHg। फिर उसके बाद आप सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट, ये भी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। अगर कोई डाउट होगी तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज का वीडियो क्या हो गया, फिर से लंडी हो गया। तो फिर ठीक है, अब आप ट्राई करिए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर देंगे। थैंक यू।